नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जनवरी 2024 एग्जाम के लिए हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं। इससे पहले पहला मॉडल पेपर ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि नहीं देखा हो, साइड में आई बटन वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सारे वीडियो वन लाइनर या मैराथन या मॉडल पेपर बाकी भी आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। चौथा पेपर है आपका मैथ का 12 जनवरी 2024 को। सभी को एक मैं सलाह अवश्य दूंगा यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर हमको प्रश्न करा रहे हैं उनको खुद से भी आपको ट्राई करना है। ये नहीं केवल आपने सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि जब तक आप प्रश्न खुद से नहीं करते हैं तब तक समझ में नहीं आता कि आप वो पेपर में कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 5 बहुविकल्पी से। तो सबसे पहला बहुविकल्पी है आपका, एक वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है 5√2 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे जो है वो पूछा गया था और 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, आपको बताना था कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्ग का जो विकर्ण है इसका सूत्र क्या होता है। तो भुजा√2 जो है इसका सूत्र होता है। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले सभी कहे थे याद कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद होंगे तो आप कभी नहीं प्रश्नों को कर पाएंगे। तो भुजा√2 ऑलरेडी वर्ग का विकर्ण यहाँ पर 5√2 दे रखा है, तो भुजा√2 फॉर्मूला होता है। तो भुजा√2 को हम 5√2 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं। भुजा निकालने के लिए इस √2 को बटे में ले जाएंगे, तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा। तो भुजा आपकी 5 जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया था वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या भुजा गुणे भुजा भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मान रखेंगे तो 5 आपकी भुजा हमने ऊपर निकाली और गुणे 5 इस टाइप से मान आप रख देंगे, तो 5 जो होता है आपका 25। तो सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। और इसे स्क्वायर कह सकते हैं, क्षेत्रफल है तो यहाँ पर भी ऑप्शन में स्क्वायर कर लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल आपका 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न था आपका 0.06 का होल क्यूब, इसका मान आपको बताना था। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे थे। इस टाइप से आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए उसमें वर्गमूल घनमूल पूछा गया है। मैंने थोड़ा सा प्रश्न बदल के दिया था, क्यूब करने को पूछ लिया गया था। तो आप इसे बेसिकली 3 बार गुणा करके कर सकते हैं, या आपका जो दूसरा तरीका होता है, शॉर्ट तरीका होता है, वो इस 0 को आप गुणा करिए और 6 का जो क्यूब है वो करिए, उसके आधार पर आंसर निकालिए, तो वो भी आपका तरीका होता है। इन चारों में से आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी मल्टीप्लाइड तो आप सब कर ही सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.000216 ये आपका हो जाएगा। और नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो 0 का क्यूब 3 बार 0, 6 का क्यूब 216, दशमलव आपका ऑलरेडी है, तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तीसरा तीसरा प्रश्न है आपका, कॉट थीटा डॉट यानी कि मल्टीप्लाइड सॉन साइन थीटा और डॉट सेक थीटा, इसका मान जो है आपको बताना था। 4 ऑप्शन भी आपको दिए थे। बात करते हैं आंसर की। तो यहाँ पर आप सभी के फॉर्मूले लिख देंगे। कॉट थीटा जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो लिख सकते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड लगा सकते हैं डॉट की जगह। साइन थीटा आपको ऐसे ही रखना है। फिर मल्टीप्लाइड लगाएंगे तो सेक थीटा को आप 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए सारी चीजें यहाँ पर कट रही हैं। ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा बच जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल एक बचेगा। तो सी वाला आपका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न था आपका, 3 क्रमागत पूर्णांक जो है उनका योग आपको 30 जो है वो प्रश्न में दे रखा है। तो उनके बीच का पूर्णांक जो है आपको बताना है। देखिए बहुविकल्पी में प्रश्न आया है। मैंने प्रश्न दिया था कि आप इस प्रकार के प्रश्न आए तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन से आप कैसे करेंगे। प्रश्न में कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 30 है। जब योग ही 30 है तो जाहिर सी बात है कि जो संख्या है उनके बीच का पूर्णांक पूछा है, तो 28 तो किसी भी हाल में प्रश्न में आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि बीच की संख्या टोटल आपको 3 संख्याएं लेनी है कुछ इस प्रकार से जिनका जो योग है वो 30 के बराबर हो, और ये भी लिखा है उनके बीच का पूर्णांक यहाँ पर जो है वो क्या आएगा ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आप बीच में यही जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको रख के देख लीजिए, उससे एक पहले संख्या एक बाद वाली संख्या देख लीजिए 30 उनका ऐड है जोड़ है कि नहीं। अब जैसे कि यहाँ पर आप 15 रखेंगे तो 15 उससे पहले एक संख्या कौन सी आती है पूर्णांक 14 आती है, और उसके बाद आती है 16। तो 16
15, 14 आप जोड़ेंगे तो 30 से कहीं ऊपर निकल जाएगा, तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब 15 बड़ी संख्या पड़ रही है तो आपको 18 नहीं रखना है, 18 भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट 10 को रखिए, 10 बीच में आप रखिए, 10 से पहले आपकी संख्या 9, 9 और 10 के बाद 11, तो 10, 9, 10, 11 तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 30 के बराबर आएगा। यानी आप क्या कहेंगे, उनके जो बीच का पूर्णांक है वो 10 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 3 क्रमागत पूर्णांक का योग भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी प्रश्नों को करने की आदत डालिए। इस प्रकार से प्रश्न आप जब कॉम्पिटिशन लेवल पर प्रश्न करते हैं तो करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको समय बचाना होता है। पर कई बार क्या होता है, जो आप इसे x मान के करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, तो आपको ऑप्शन से भी करना आना चाहिए। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी है। लास्ट बहुविकल्पी आपका चित्र पर आधारित संलग्न आकृति में बिंदु O जो है वृत्त का केंद्र आपको दे रखा है। ACB की वैल्यू आपको 40 डिग्री देखिए दे रखी है प्रश्न में, तो AOB की माप बतानी थी। और मैंने क्या बताया था आपको, इस पर बेस्ड एक प्रमेय है, जो अगर आपको पता है तो आप इसे 2 सेकंड में टिक कर देंगे। और प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर आप देखिए तो ये वाला जो कोण है ये आपका केंद्र पर बना हुआ है। यहाँ पर जो 40 डिग्री बना हुआ है ये आपका परिधि पर बना हुआ है। बस इसी पर बेस्ड जो है आपकी प्रमेय है। ये परिधि पर बना हुआ है, ये केंद्र पर बना हुआ है। और प्रमेय आपकी होती है कि वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष जो परिधि है उसके किसी बिंदु पर बने जो कोण होता है उसका दुगना होता है। यहाँ पर अगर आपका ये 40 है तो ये केंद्र पर बना कोण जस्ट इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री आपका हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ABCD में से डी वाला 80 डिग्री जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 5 बहुविकल्प ये समाप्त हुए। लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि कितने टोटल आपके प्रश्न सही रहे। बढ़ते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 6। 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी थी जो कि पूर्ण वर्ग जो है वो हो। इसके लिए सबसे पहले आपको 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो है वो लिखनी होगी। तो जब संख्या छोटी की बात की जाती है तो 100 या 100 के फॉर्म में हम लिखते हैं। तो एक आपका इस प्रकार से हो जाएगा और आप 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों की आपकी संख्या हो गई। छोटी से छोटी से एक नीचे जाएंगे तो वो आपकी 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 6 अंकों की ये सबसे छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब आपको क्या करना है, इसका आपको निकाल लेना है वर्गमूल। वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आपका वर्गमूल निकल कर आएगा। जितना भी निकल के आए, मान लीजिए यहाँ पर जो एक्चुअल निकल के आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 316.227 इस प्रकार से आपका निकल कर आएगा। ये आपका जो मान निकल कर आया इस ये दर्शाता है कि 316 से आप और आगे बढ़ रहे हैं अगर 317 पर। तो 317 जो है इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो संख्या होगी जो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसका आप स्क्वायर करेंगे, और सबसे छोटी छोटी संख्या 6 अंकों की भी होगी। यही अगर आप 316 से या 316 का स्क्वायर करेंगे तब आपका ये जहाँ पर जो संख्या लिखी इससे नीचे चला जाएगा। इसलिए जस्ट आप इस संख्या को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि 316 दशमलव है तो 317 इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपका 100,489 ये आपका आएगा, और यही आपका आंसर सही हो जाएगा। 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग होगी, और किसका होगी, 317 का वर्ग होगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं पर ये मुझे थोड़ा सही तरीका लगा जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी और भी होता है, एलसीएम निकालिए फिर उसमें कितना शेष बच रहा है उसको देखिए उस तरीके से। तो ये तरीके से आप इसे कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 7वां। एक घनाभ की भुजाएं आपको 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है वो दे रखी थी, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ में ऐसे कितने छोटे घनाभ बनेंगे ये आपको जो है वो बताना था। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि घनाभ जो है इसका आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन आपको मैंने बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका होता है। लंबाई आपको प्रश्न में 5 दे रखी है, उसके बाद जो चौड़ाई है वो 2 दे रखी है, और ऊंचाई जो है आपको 5 दे रखी है। तो आप इसको निकाल सकते हैं आयतन। आयतन आपका यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे
5 टू जा 10 और 10 5 जा 50 आएगा, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे 50। वैसे अगर ना भी निकालें तो आपको तो यहाँ पर घनाभ की संख्या निकालनी है, तो आप ऐसा करिए, चलिए अच्छा निकाल ही लेते हैं, जब मल्टीप्लाइड कर लिया इसको 50, ये आपका हो गया। फिर आगे प्रश्न में कह रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ में ऐसे कितने छोटे घनाभ जो है वो बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात की गई है ये आपका एक बड़ा घनाभ है। इस बड़े घनाभ में से इस जो यहाँ पर माप दे रखी इसके कितने घनाभ काटे जा सकते हैं ये पूछा गया है। तो बड़े घनाभ में से अगर हम जो बड़ा घनाभ है उसके आयतन में से हम छोटे घनाभ के आयतन को हम घटा या डिवाइड कर दें तो आप संख्या निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ना, देख रहे हैं आप, तो ये खुद ही यहाँ पर दे रखा है, आयतन दे रखा है। तो आप यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे कि नए घनाभ की संख्या, नए घनाभ की संख्या बराबर, और संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप जो बड़ा घनाभ है उसका आयतन जो कि आपको प्रश्न में 1000 ऑलरेडी दे रखा है और बटे छोटे घनाभ का आयतन जो कि अभी अपने ऊपर 50 निकाला इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20 घनाभ आपका घनाभ की संख्या यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पासे पर भी आधारित आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, बस आपको मेन ध्यान रखना है घनाभ की संख्या इस टाइप से पूछी जाएगी तो आप ऐसे जो है प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न, इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पेपर जब भी आपका हो इनमें से किसी भी माध्यम से हमको पेपर भेज दीजिएगा ताकि इसका सॉल्यूशन जो है वो कराया जा सके। फेसबुक पर बालाजी स्टडी अड्डा, टेलीग्राम पर विमल 17 इंस्टाग्राम पर विमल सिंह 17 और जीमेल आईडी पर विमल सिंह 1212@gmail.com, इनमें से किसी भी माध्यम से पेपर आप हमको भेज दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रश्न देखते हैं आपका 8वां, किसी प्रतियोगी परीक्षा में 86 कुल सीटें हैं और चयन के लिए कुल 86,000 अभ्यर्थी जो है उस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की जो संभावना है वो दूसरों के समान है। तो एक अभ्यर्थी के चयन हेतु संभावना जो है आपको बतानी है। तो प्रायिकता का आपका प्रश्न ये कैसे करेंगे आप, प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना का जो संख्यात्मक मापन है वो निकाल लेंगे, और वो यहाँ पर क्या है, जो 86 सीटें आपको दे रखी हैं ये और 86,000 अभ्यर्थी दे रखे हैं ये, तो इसके बराबर आपको निकालने के लिए इस दोनों को डिवाइड कर देना है प्रायिकता के लिए। इस टाइप के मैंने प्रश्न आपको कराए भी थे। इस प्रकार से आप लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट पर जरूर लिखिएगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना का संख्यात्मक मापन बराबर 86/86,000। अब इसे आप काटेंगे तो किससे कटेगा, 81 6 1 जा 86, एक बार में जाएगा और नीचे 1 0 0 0 3 जीरो आएंगे ना, 3 जीरो, हाँ, तो 1/1000 आपका यहाँ से निकल कर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप क्या कहेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी के चयनित होने की संभावना 1/1000 जो है वो आपकी होगी। तो इतना सरल सा प्रश्न था, देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा था। कुछ लोग ऐसे देख के ही प्रश्न छोड़ आते हैं, कोशिश कीजिए आप उसके 2-4 स्टेप सॉल्व करने की, स्टेप मार्किंग भी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां, संख्याओं 15 16 15 7 21 18 19 20 11 12 इन सभी की आपको माध्यिका जो है वो ज्ञात करनी है। अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इन आंकड़ों को आपको व्यवस्थित करना है, और किस क्रम में, तो आप कहेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। पूरा लिखेगा, मैंने तो डायरेक्ट आरोही लिख दिया है। अब आरोही में सबसे छोटी संख्या से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 7 है, ये देखिए 7 लिखा हुआ है। उससे बड़ी संख्या आपकी 11 है, कॉमा 11। उसी प्रकार आपका फिर 12 आ रहा है, फिर आपका 15 आ रहा है, एक और बार 15 आया, 2 बार 15 आया आपका, फिर यहाँ पर 16 आया है, फिर 18 आया है, इसी प्रकार आपका 19 आया है, फिर 20 आया है, फिर 21 आया है। तो ऊपर संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी संख्या हो गई आपकी। अब आपने संख्याओं को गिना, कितनी है, 10 हैं। 10 क्या है, आपकी एक सम संख्या है। तो सम और विषम के आधार पर हम सूत्र लगाते हैं। सम संख्या का सूत्र आपका क्या होता है, इन संख्याओं को मैं रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिल जाए, या ऐसा करते हैं कि 19 20 21 को यहाँ से हटाकर इस साइड में लिख देते हैं, इसके ऊपर 19 20
21 और यहीं पर कर देते हैं। आपका सम संख्या का फॉर्मूला होता है 1/2 फिर n/2 वां पद, ये होता है आपका सम संख्या का, प्लस लगाएंगे आप n/2 प्लस 1 वां पद, ये आपका जो है वो होता है आपका सूत्र। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 1/2 इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 को तो आप ऐसे ही रखे रहने देंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, n/2 वां पद जो है यहाँ पर n की जगह आप क्या रखेंगे, यहाँ पर जो संख्या थी टोटल 10 थी तो आप रखेंगे 10 और बटे में 2 और फिर वां पद, फिर आप क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर भी आप 10 रखेंगे बटे 2 करेंगे और प्लस 1 लगाएंगे और ये ब्रैकेट इस प्रकार से बंद कर देंगे और साथ ही लास्ट में वहाँ पद भी लिखेंगे क्योंकि लास्ट में आपको पद भी देखना होता है कौन सा जो है वो आ रहा है। और एक और ब्रैकेट इधर से भी आप 2 ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि वो पूरा वाला कंप्लीट बंद हो जाए। फिर यहाँ पर जो आपका मान है वो रखेंगे तो 10/2 पद यहाँ पर कौन सा आएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं तो ये आपका पांचवा आ जाएगा, 2 एकम 2 2 पंचे 10 होगा तो पांचवा पद और यहाँ पर आपका सॉल्व करने पर 5 + 1 छठा पद, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 1/2 पांचवा प्लस छठवा पद। इन सारी चीजों को रब कर देते हैं और इसी लाइन में जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो आपका 1/2 पांचवा पद आपका कौन सा है, तो यहाँ से आपको देखना होगा पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पर 15 आ रहा है तो आप क्या कहेंगे पांचवें पर 15 आ रहा है तो 15 प्लस फिर छठे पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर 16 आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें में 15 ये वाला 15 आ रहा है, ये पहले वाला नहीं, और छठे पर 16 आ रहा है तो यहाँ पर आप 16 रखेंगे और इसको इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये जो वहाँ पद लिखा था ये आपका इसी के लिए था, इसको आप ये ना समझिएगा कि पूरे ओवरऑल के ब्रैकेट के साथ है, ये मैंने ब्रैकेट पूरे को इसमें डिफाइन करने के लिए लिख दिया था। तो यहाँ पर आपका इतना हो गया, अब यहाँ इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 15 में 16 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 31 आएगा, तो 31 और इसका 31 का आधा कितना होता है तो आप कहेंगे 15.5 जो है वो होगा, तो 15.5 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया 9वां प्रश्न। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां। 10वां प्रश्न था आपका त्रिकोणमिति पर आधारित। त्रिकोणमिति पर आधारित अच्छा प्रश्न था। इसमें आपको क्या करना होता है, जब इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आए तो अंश और हर में जो नीचे वाली संख्या दे रखी होती है या नीचे जो भी मान दे रखा होता है इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसको यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा जगह जो है इसमें स्पेस चाहिए होगा तो मैं इसको बैक करके सारे प्रश्न हटा देता हूँ, फिर से प्रश्न नोट कर देता हूँ। तो ये आपका प्रश्न मैंने अलग से लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने क्या कहा नीचे जो है उसके जस्ट अपोजिट से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आप गुणा किससे करेंगे, 1 + cos थीटा है यानी कि 1 - cos थीटा से जो है आप ऊपर नीचे जो है वो गुणा करेंगे तो 1 - cos थीटा जो है ये भी आपका, ये ध्यान रखिए अगर ये अंडर रूट में है तो यहाँ पर भी आपका टोटल अंडर रूट में ही रहेगा और बटे में भी आपका 1 - cos थीटा से ही जो है वो गुणा करेंगे और टोटल का आप अंडर रूट भी साथ में लगा दीजिए। तो ये आपका जब गुणा कर रहे हैं तो आप इसको पूरे में लगा दीजिए, ये तरीका सही होगा। अब गुणा आप करेंगे तो ऊपर 1 - cos थीटा है, ऊपर भी 1 - cos थीटा है, दोनों गुणा करेंगे तो 1 - cos थीटा जो है इसका होल स्क्वायर आपका आ जाएगा और बटे में आपका 1 + cos t 1 - cos t a + b a - b फॉर्मूला होता है a² - b² यानी कि cos थीटा का स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये cos स्क्वायर थीटा भी आप लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो शॉर्ट में यहाँ पर भी 1 ही लिख देते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा आपका आएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपने एक देखा। फिर नीचे वाला जो पॉइंट है इसका भी अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइन में लिखता हूँ, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे cos स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, यहाँ बटे में भी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको आप एक और स्टेप आगे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस, और जो ऊपर आपका यहाँ पर मान लिखा हुआ है इसको आप अभी ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, पर अंडर रूट जो है आप लगाना ना भूलिएगा, अंडर रूट साथ में जो है वो चल रहा है पूरे का। 1 - cos थीटा इसका होल स्क्वायर और बटे में आपका साइन स्क्वायर थीटा और साथ ही साथ आपका इस प्रकार से अंडर रूट। अब देखिए आपका बटे में जो है ये भी स्क्वायर में है, ऊपर वाली जो संख्या है वो भी स्क्वायर में है और साथ में आपका रूट भी लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे
इस स्क्वायर से इस रूट को जो है वो काट देंगे, तो यानी कि आपका यहाँ से ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट हट जाएगा। केवल 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो है आपका बचेगा। अब इसको आप एक स्टेप आगे और सॉल्व करेंगे। जो साइन थीटा वैल्यू दे रखी है दोनों के बटे में अलग अलग कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा और ये बीच वाला माइनस चिन्ह और ऊपर कॉस थीटा ऑलरेडी आपका था और बटे में आपका साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल अलग अलग जो है इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर लिखने का मेन रीज़न है, इसको आप और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा आपका होता है कॉसेक थीटा के बराबर। मैंने पूरा त्रिकोणमिति अलग से पढ़ा रखा है, आपने नहीं देखा है तो जाइए टॉपिक वाइज वाले वीडियो में जो है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न आपके अति लघु में तो नहीं आते हैं, लघु में जरूर पूछे जाते हैं, तो आने आपको अवश्य चाहिए क्योंकि दो दो नंबर भी बहुत मैटर करते हैं। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 11। वीडियो आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ इसी प्रकार अन्य सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा प्रश्न कि किसी 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च करना होगा। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है कुएं की, वो आपका जो है किस शेप में है, तो आप कहेंगे कुआं आपका एक बेलन के शेप का होता है। कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं बेलन का शेप होता है, सेम उसी प्रकार आपका कुआं होता है। तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बेलन का आयतन लगाना पड़ेगा। और बेलन का आयतन का सूत्र आपका क्या होता है, तो मैंने बताया था बेलन का आयतन का सूत्र जो है आपका पाई आर स्क्वायर एच जो है वो होता है। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है। त्रिज्या यहाँ पर देखिए प्रश्न में लिखा है 3 मीटर व्यास का, यानी कि व्यास जो है इसका, यानी जो त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी, यानी कि 1.5 आपका मीटर में हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू दोनों मीटर में दे रखी हैं। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और जस्ट इसको अपोजिट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आर की जगह आप क्या रखेंगे 1.5 और स्क्वायर है तो गुणे 1.5 और एच जो है इसका मान आपको कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 14 दे रखा है। लिखा है ना व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं है, तो 14 मीटर गहरे का मतलब क्या है, इसकी ऊंचाई तो है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका 14 आप रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका यहाँ से सॉल्व करने पर 99 घन मीटर आएगा। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, सॉल्व आप स्वयं से कर सकते हैं। ये आपका आया, क्या आया, ये आया आपका आयतन। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में कह रहा था कि 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितने रुपए खर्च करने होंगे। अब खोदने में यहाँ पर रुपए खर्च करने हैं किसके हिसाब से, 30 रुपए। 99 घन मीटर पूरा जो है आपका आयतन है, तो सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे कि खोदने में खर्च हुए रुपए बराबर 99 जो आपने निकाला आयतन गुणे 30 रुपए प्रति की दर से है ना, तो गुणे 30 बराबर आपका 2970 रुपए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न रखे थे कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे जो है आप कर सकें। तो सारे हमारे प्रश्न इसी के साथ समाप्त हुए। तो सभी प्रश्न हमने जो है वो देख लिए। टोटल इन 11 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो बताइएगा। साथ ही साथ जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करके वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है वो 12 है। यदि उस संख्या में से 36 जो है उसको घटा दिया जाए तो संख्या जो है उसके अंकों का स्थान जो है वो बदल जाता है। तो संख्या आपको जो है वो बतानी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने जो आपको लगातार 10 क्लासेस कराई हैं उन सभी में सारी चीजें बताई हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको जो है इसको सॉल्व करना है और आंसर जो है वो ट्राई अवश्य कीजिएगा, गलत सही जो भी हो, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको नहीं आएंगी। तो ये था ओवरऑल हमारा मॉडल पेपर।
शुभकामनाएं, अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।